हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस सेशन में हम लोग इंडियन पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर करेंगे। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। साथ में पेन पेपर भी रखिएगा और जो भी चीज़ें आपको लगे कि हाँ ये पहली बार सुन रहे हैं उसके बारे में नोट डाउन भी करते चलिएगा। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन दिया गया कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति के बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि जो राष्ट्रपति होता है, देश के प्रेसिडेंट होते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद यानी कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत वो परामर्श ले सकते हैं। किससे? तो सुप्रीम कोर्ट से। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 123, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 352, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 312 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 145। देखिए, अगर आपको आंसर पता होगा तो आपको करना यह है कि जैसे मान लीजिए कि जो भी क्वेश्चन है, सपोज मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो भी अगर आंसर होगा इस तरह से ब्रैकेट में उसका ऑप्शन डाल देना है। ठीक है, इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि हमें कितना नॉलेज है ऑलरेडी और कितना नया चीज़ हमने सीखा है। तो अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि अनुच्छेद 143 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय से संविधान से क्या कर सकते हैं? परामर्श ले सकते हैं। यानी कि संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर इस तरह से आपको डाल देना है कि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दिया गया कि सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो सर्वोच्च न्यायालय मान लीजिए कि कोई अगर डिसीजन ले लिया, ठीक है, कोई फैसला सुना दिया, कोई निर्णय ले लिया, तो उसके बाद वो फिर से उसको मतलब जांच कर सकता है, पुनरावलोकन कर सकता है। तो यह एक तरह का व्यवस्था बनाया गया। तो यह संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? ठीक है, ये पूछा जा रहा है कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसके कौन से अनुच्छेद में इस चीज़ को बताया गया कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अपने द्वारा सुनाए गए या किसी निर्णय या आदेश को फिर से पुनर्रोकन कर सकता है। तो इसका ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 138, अनुच्छेद 139, अनुच्छेद 137 और अनुच्छेद 143। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आपके सामने है। अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय अगर अपना कोई भी निर्णय लिया है, फैसला सुनाया है, तो उसको फिर से पुनर्वलोकन कर सकता है। ठीक है, तो ये संविधान के अनुच्छेद 137 में इस चीज़ को बताया गया है। अगला दिया गया है क्वेश्चन कि संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर अबाधकर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 141, ऑप्शन यानी कि 141, अनुच्छेद 142 ऑप्शन बी, ऑप्शन सी अनुच्छेद 143 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 144। तो क्वेश्चन एक बार ध्यान से फिर से देखेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के निम्नलिखित में से, यानी कि यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया गया उसमें से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था दी गई है कि उच्चतम न्यायालय यानी कि जो हाई कोर्ट होता है द्वारा विनिश्चित विधि, जो अगर उसके द्वारा कोई भी मतलब विधि विनिश्चित किया गया तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर अबाधकर होगी। यानी कि उच्चतम न्यायालय यानी कि जो हाई कोर्ट जो और डिसीजन ले रहा है तो भारत के जो भी राज्य है उसके भीतर जो भी न्यायालय आते हैं उस पर वो चीज़ लागू होगा, ऐसा बताया गया है। तो ये किस अनुच्छेद में इस चीज़ को बताया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 141। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 141। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 141। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति प्रदान की गई है जिसका आधार है। यानी कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें जो सर्वोच्च न्यायालय है यानी कि सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट हो गया तथा उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट हो गया, उसको न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति प्रदान की गई है जिसका आधार है। तो उसका आधार पूछा जा रहा है कि उसका आधार क्या है? तो ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 13, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 226 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 368। तो कौन से अनुच्छेद के द्वारा भारतीय संविधान के सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति प्रदान की गई है? तो इसका सही उत्तर अगर हम देखें तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 32। ठीक है, कौन से अनुच्छेद के? तो अनुच्छेद 32 हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 32 हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया। अगला सवाल है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ
न्यायालय तथा जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। तो संविधान के उस अनुच्छेद के बारे में पूछा जा रहा है जिसके अंतर्गत अधीनस्थ जो न्यायालय है, ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय और जिला न्यायालय, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसका प्रावधान किया गया है। तो इसका ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 231, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 233, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 131 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 143। तो अगर इसके करेक्ट आंसर की हम बात करें, यानी कि कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय तथा जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 233। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? अनुच्छेद 233 के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। तो नोट डाउन करते रहना, ठीक है। इस तरह से देखिए, अनुच्छेद जो है आर्टिकल एक बार में याद नहीं होगा, उसको बार बार हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन के साथ साथ, तो धीरे धीरे एक एक अनुच्छेद आसानी से समझ में आ जाएगा। अगला सवाल दिया गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद तथा विधान पालिका द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है। तो भारतीय संविधान के उस अनुच्छेद के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा अनुच्छेद है जो संवैधानिक प्रावधानों के संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है। तो ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 13, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 245 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 326। तो इसका करेक्ट आंसर अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 245। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 245। ठीक है, अनुच्छेद 245। अनुच्छेद 245 के अंतर्गत क्या बताया गया है कि संवैधानिक प्रावधानों की जो भी संघीय संसद है, राज्य विधान पालिका द्वारा जो भी नियम कानून बनाए गए हैं उसका पर प्राथमिकता प्रदान करती है। अगला सवाल दिया गया 7वें नंबर कि किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है, यानी कि उस अनुच्छेद के बारे में पूछा जा रहा है कि जिसके तहत जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र के पास है। तो इसका ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 245, ऑप्शन बी दिया गया अनुच्छेद 246, ऑप्शन सी दिया गया अनुच्छेद 247 और ऑप्शन डी दिया गया अनुच्छेद 248। तो उस अनुच्छेद के बारे में पूछा जा रहा है कि जिसके तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है। तो इसका सही उत्तर अगर हम देखें तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 248। ठीक है, अनुच्छेद 248 के तहत जो अवशिष्ट शक्तियां है वो किसके पास है? तो वो केंद्र के पास है। नेक्स्ट सवाल दिया गया कि राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है। मान लीजिए कि कोई राज्य है जो मतलब प्रार्थना कर रहा है, यानी कि रिक्वेस्ट कर रहा है, तो उसके द्वारा प्रार्थना करने पर, रिक्वेस्ट करने पर जो भारत की पार्लियामेंट है यानी कि संसद है, उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद, यानी कि उस अनुच्छेद के बारे में पूछा रहा है जिसके अंतर्गत कानून बना सकती है, उसके अंतर्गत कानून बना सकती है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 251, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 252, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 253 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 254। तो इसमें से उस अनुच्छेद के बारे में पूछा जा रहा है कि जिसके अंतर्गत जो, अगर मान लीजिए कि कोई राज्य है वो प्रार्थना कर रहा है तो भारत की संसद उन राज्यों के लिए कानून बना सकती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 252। अनुच्छेद 252 के अंतर्गत जो भारतीय सांसद है वो किसी राज्य के लिए उसके रिक्वेस्ट पर एक कानून बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान के उस अनुच्छेद के बारे में पूछा जा रहा है जिसके अंतर्गत संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने का शक्ति प्रदान करता है। तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 115, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 116, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 226 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 249। इसके सही उत्तर की अगर हम बात करें तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 249। ठीक है, क्या दिया गया? अनुच्छेद 249। इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान किया गया है। अगला सवाल दिया गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो संसद को क्या करता है? अंतर्राष्ट्रीय समझौते, जो इंटरनेशनल समझौता होता है, उसको लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है, ऐसा पूछा गया है। तो ऑप्शन आपके सामने दिया गया, ऑप्शन है अनुच्छेद 249, ऑप्शन बी दिया गया अनुच्छेद 250, ऑप्शन सी दिया गया अनुच्छेद 252 और ऑप्शन डी दिया गया अनुच्छेद 253। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 253। ठीक है, जो अनुच्छेद 253 है, कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 253 जो क्या करता है? संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है। अगला सवाल देखें तो अगला सवाल है संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। तो संविधान के उस अनुच्छेद के बारे में पूछा जा रहा है जो मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। तो ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 26, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी है अनुच्छेद
75 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 356। इसका सही उत्तर देखें तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 संविधान का वह अनुच्छेद है जो मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। क्या करता है, मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। अगला सवाल है 12 नंबर कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो जो महान्यायवादी है उनकी नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद के बारे में पूछा जा रहा है भारत का। तो ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 53, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 63, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 76 और ऑप्शन डी की अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी है अनुच्छेद 79। तो यहाँ से आपको सही अनुच्छेद पता करना है जो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर अगर हम देखें तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 76। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 76। जो अनुच्छेद 76 है वो किससे संबंधित है, तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है। अगला सवाल दिया गया 13 नंबर की कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। तो उस अनुच्छेद के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, उस अनुच्छेद के बारे में पूछा जा रहा है जो संसद के 2 अधिवेशन होते हैं जिसके बीच 6 माह का अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। जो क्या करता है कि जो 2 अधिवेशन हैं उनके बीच में 6 माह का जो अंतराल होता है उसकी अनिवार्यता का उल्लेख करता है। तो ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 81, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 82, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 83 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 85। अगर हम करेक्ट आंसर देखें तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो सकता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा कि अनुच्छेद 85 जो आर्टिकल 85 है। ठीक है, आर्टिकल 85 यानी कि अनुच्छेद 85 वो क्या करता है कि संसद के जो 2 अधिवेशन हैं उनके बीच 6 माह के अंतराल की जो अनिवार्यता है उसका उल्लेख करता है। ठीक है, क्या करता है, जो अधिवेशन के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। नेक्स्ट सवाल देखें तो नेक्स्ट सवाल है राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति के बारे में पूछा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ठीक है, लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो वो संविधान के किस अनुच्छेद से उनको ये शक्ति प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 85, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 95, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 356 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 365। तो अगर हम बात करें इसके करेक्ट आंसर की तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति होते हैं देश के वो क्या कर सकते हैं, उसके अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 85 आपको याद रखना है, इसके अंतर्गत लोकसभा को राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा स्टार लगा के। ठीक है, अगला सवाल दिया गया कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। तो सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा, उस अनुच्छेद के बारे में पूछा जा रहा है जिसके द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। तो जो संसद की संयुक्त बैठक होता है इसका प्रावधान किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 106, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 108, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 110 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 112। अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 108। ठीक है, अनुच्छेद 108 हो जाएगा। अनुच्छेद 108 के तहत संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया। ठीक है, किसके अंतर्गत, तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल दिया गया कि लोकसभा एवं राज्यसभा, क्या दिया गया है कि लोकसभा एवं राज्यसभा, क्या दिया गया, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो जो लोकसभा और राज्यसभा है उसके जो संयुक्त अधिवेशन है, ठीक है, उसका जो संयुक्त अधिवेशन है उसके विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 105, ऑप्शन बी की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 108 दिया गया, ऑप्शन सी अनुच्छेद 110 दिया गया है और ऑप्शन डी अनुच्छेद 185 है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है, सही उत्तर आपको पता होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा गया कि लोकसभा एवं राज्यसभा, क्या दिया गया, लोकसभा एवं राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 108। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 108 हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 108 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 108 हो जाएगा, जिसके अंतर्गत राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान
किया गया है। अगला सवाल दिया गया, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो धन विधेयक के बारे में पूछा जा रहा है, किसकी परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है, किसकी परिभाषा, तो धन विधेयक की। तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 103, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 109, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 110, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 124। इसका करेक्ट आंसर देखें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 110। ठीक है, क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। ठीक है, किसकी परिभाषा, तो धन विधेयक की। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है। तो भारतीय संविधान के उस अनुच्छेद के बारे में पूछा जा रहा है जो अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, तो भारत के जो संचित कोष हैं उससे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर देखें तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन डी है कि अनुच्छेद 112-29, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 146-3, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 148-6 और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी देख के आपको वो सही नहीं कर देना है, पहले सोचना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो अगर इसके सही उत्तर की हम बात करें तो उपयुक्त सभी ही होगा। क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऐसे हम आपको कंफ्यूज करने के लिए बोले थे। ठीक है, कि आप कहीं मतलब देखिए कॉन्फिडेंस होता है एक, जो मतलब आपको अगर कोई भटकाए भी तो आपका कॉन्फिडेंस टूटे नहीं। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी कि ये सारे, जैसे कि अनुच्छेद 112-29 हो गया, अनुच्छेद 146-3 और अनुच्छेद 148-6। ये जो भारत के संविधान के जो अनुच्छेद हैं इसमें भारत के संचित कोष के बारे में बताया गया है। अगला सवाल देखिए, तो अगला सवाल है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के, इस अनुच्छेद के बारे में पूछा जा रहा है जो भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। क्या करता है कि भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। तो ऑप्शन आपके सामने है, अनुच्छेद 74A हो गया, ऑप्शन बी अनुच्छेद 178 हो गया, ऑप्शन सी अनुच्छेद 123 हो गया और ऑप्शन डी अनुच्छेद 124(2) हो गया। ठीक है, अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 123। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 123। जो अनुच्छेद 123 है भारतीय संविधान का, वो क्या करता है, भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। क्या करता है कि भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कौन करता है, तो अनुच्छेद 123 करता है। नेक्स्ट सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। तो संविधान के उस अनुच्छेद में बारे में पूछा जा रहा है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, तो उन पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है, उस अनुच्छेद के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, इम्पीचमेंट इसको बोलते हैं, महाभियोग को इंग्लिश में। तो ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 256, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 151, ऑप्शन सी अनुच्छेद 124 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 111। तो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 124। क्या दिया गया, अनुच्छेद 124 दिया गया। अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उन पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। ठीक है, किसके पर क्या प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 124 में, कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उन पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। अगला सवाल देखें तो अगला सवाल दिया गया कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो जो भी नागरिक है, जो सिटीजन है, उनका जो फंडामेंटल राइट है, ठीक है, जिसको हम लोग मौलिक अधिकार बोलते हैं, तो उसका रक्षा करना भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा गया है। ठीक है, तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत ये हुआ है, तो ऑप्शन आपके सामने अनुच्छेद 74 ऑप्शन ए हो दिया गया, ऑप्शन बी दिया गया अनुच्छेद 61, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 54 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 32। तो सही उत्तर की अगर हम बात करें तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो जो अनुच्छेद 32 है उसके अंतर्गत भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि ऐसा कभी आपको फील हो रहा है कि हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किया जा रहा है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को मतलब से हम वंचित हैं, तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। ठीक है, आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसका उल्लेख भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में किया गया है। ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 33 से लेकर 46 तक, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 34 से लेकर 48 तक, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 37 से लेकर 52 तक। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया जिसमें ये पूछा जा रहा है कि कौन से अनुच्छेद है, ठीक है, वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राज्य के जो भी नीति निर्देशक तत्व है उसका उल्लेख किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। ठीक है, क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। ठीक है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो अनुच्छेद है इसमें राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसका उल्लेख किया गया है। अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो
तो भारतीय संविधान के अंतर्गत पूछा जा रहा है कि जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है वो निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 31, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 39, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 49 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 51। अगर करेक्ट आंसर की हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 39। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 के अंतर्गत जो कल्याणकारी राज्य है उनकी अवधारणा का वर्णित किया गया है। ठीक है, किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 39 के अंतर्गत। नेक्स्ट सवाल है 24 नंबर की, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। तो भारतीय संविधान के उस अनुच्छेद के बारे में पूछा गया है कि जो राज्य सरकार है उनको ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। तो ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन है अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 37 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 40। तो उस अनुच्छेद को बताना है जिसके अंतर्गत राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत गठन करने का निर्देश देता है भारतीय संविधान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 40। जो अनुच्छेद 40 है, ठीक है, तो अनुच्छेद 40 में ये चीज़ बताया गया है कि जो राज्य सरकार है वो ग्राम पंचायत का गठन कर सकते हैं, ऐसा निर्देश दिया गया किसमें, तो अनुच्छेद 40 में। अगला सवाल है 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। ठीक है, तो जो 42वां संशोधन किया गया, जो भारतीय संविधान था, तो उसमें क्या किया गया, 42वां जो संशोधन किया गया उसके द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में, उस अनुच्छेद के बारे में पूछा जा रहा है कि किस अनुच्छेद में जो मौलिक कर्तव्य है उसको जोड़ा गया है। तो जो हमारा फंडामेंटल मौलिक कर्तव्य को हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिए, लोगों को बस अपना फंडामेंटल जो उनका राइट है वो याद हो रहता है, लेकिन उनका ड्यूटी क्या है, देश के प्रति उनका क्या कर्तव्य है, वो बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। तो चलिए आपसे हम आज पूछते हैं, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज है उसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितना है। ठीक है, कितना है, कितना फंडामेंटल ड्यूटी है, यानी कि मौलिक कर्तव्य कौन सा कितना है और कौन सा है, सारे आपको टाइप करना है कौन कौन सा है, चाहे आप कहीं से देख के टाइप करें या कहीं से टाइप करें। ठीक है, जहाँ से आपको समझ में, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है कि आप खुद से टाइप करेंगे बिना कहीं देखे, और नहीं पता है तो आपको लिख लेना है एक जगह नोटबुक पे, फिर उसको कमेंट सेक्शन में लिखना है। अगर इतना आप काम करेंगे तो समझ जाइए कि आप जिस भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं आप उस चीज़ में सफल जरूर होइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसके ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन दिया गया अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी दिया गया अनुच्छेद 51A, ऑप्शन सी दिया गया अनुच्छेद 29B और ऑप्शन डी दिया गया अनुच्छेद 39C। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है कि जो 42वां संशोधन हुआ उसके द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो मौलिक कर्तव्य है उसको जोड़ा गया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 51A, जो अनुच्छेद 51A है उसमें 42वें संशोधन के द्वारा जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है उसको जोड़ा गया, जो हमारा मौलिक कर्तव्य है उसको जोड़ा गया था। अगला सवाल है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेंगे, किसके अनुसार। तो पूछा जा रहा है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेंगे, किसके अनुसार करेंगे, ये चीज़ पूछा गया। तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 52, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 53 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 54। चलिए इसका सही उत्तर हम लोग देखते हैं कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग स्वयं या अपने अधिकारियों द्वारा करेंगे, किसके अनुसार करेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 53 के अनुसार। किसके अनुसार, अनुच्छेद 53 के अनुसार करेंगे। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 53। अगले सवाल की अगर हम बात करें तो अगला सवाल दिया है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है, तो जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके ऊपर भी महाभियोग चलाया जा सकता है। तो वही पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ऐसा किया जा सकता है कि जो राष्ट्रपति है उनके ऊपर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो ऑप्शन आपके सामने अनुच्छेद 61, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 75, ऑप्शन सी अनुच्छेद 76 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 85। तो इसका सही उत्तर अगर हम देखें तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, जो अनुच्छेद 61 है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61, उसके अंतर्गत हम लोग इम्पीचमेंट कर सकते हैं किसके ऊपर, तो राष्ट्रपति के ऊपर, यानी कि राष्ट्रपति के ऊपर इम्पीचमेंट किया जा सकता है, महाभियोग चलाया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल दिया गया कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया। तो जो हमारे देश में उपराष्ट्रपति पद भी है, तो ये जो उपराष्ट्रपति पद है इसका प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया। तो ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 53, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 63 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 76। तो अगर सही उत्तर देखें तो संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है, तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सी, अनुच्छेद 63। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 63 हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 63 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 63 के तहत
उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? ठीक है, तो उस अनुच्छेद के बारे में पूछा जा रहा है जिसके अंतर्गत जो भी मंत्रीगण हैं सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। ठीक है, ये ऐसा किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 73, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 74, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 75 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 76। अगर हम इसका करेक्ट आंसर देखें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 75। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 75 हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 75 के तहत जो भी मंत्रीगण है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं, ऐसा संविधान की अनुच्छेद 75 में बताया गया है। ठीक है, अगला सवाल दिया गया कि संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो जब अंतिम रूप से जो पारित संविधान द्वारा जो अंतिम रूप से पारित संविधान के बारे में पूछा जा रहा है कि कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं, यानी कि जो अगर लास्ट बार जो सब कुछ चेंज किया गया तो उसके बाद से कितना वहाँ पे अनुच्छेद है हमारे संविधान में और अनुसूचियां, इसके बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है 378 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, ऑप्शन बी है 390 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, ऑप्शन सी है 398 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। ठीक है, शेड्यूल और आर्टिकल के बारे में पूछा जा रहा है कि अभी हाल में कितना आर्टिकल है और कितना अनुसूचियां हैं। तो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां इसका सही उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। ठीक है, यानी कि 8 शेड्यूल हो जाएंगे और 395 आर्टिकल हो जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया गया है 31 नंबर की, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो अगर वर्तमान में पूछा जा रहा है कि गणना की दृष्टि से देखें, यानी कि उसको काउंट करके अगर देखें तो कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ए है 390 अनुच्छेद 5 अनुसूचियां, ऑप्शन बी की अगर हम बात करें तो इसमें दिया गया कि 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां, ऑप्शन सी दिया गया कि 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां और ऑप्शन डी दिया गया 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। ऐसा गणना की दृष्टि से पूछा जा रहा है। ठीक है, किसके दृष्टि से पूछा जा रहा है? कि गणना यानी कि काउंट करेंगे उस दृष्टि से पूछा जा रहा है। तो अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? किसको किसको पता है? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपको पता है तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके तुरंत कमेंट सेक्शन में लिखिए कि कितने गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। अगर इसके करेक्ट आंसर की हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। कितने अनुच्छेद? 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। किसके दृष्टि से? तो गणना की दृष्टि से। अगला सवाल दिया गया कि वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है, जो धाराएं हैं, ठीक है, जिसको हम लोग आईपीसी बोलते हैं। ठीक है, जैसे धारा लगता है ना कि मान लीजिए कोई अगर आप क्राइम करते हैं तो कौन सी धारा के अनुसार आपको पकड़ा जाएगा, तो वो धाराओं के बारे में पूछा जा रहा है कि कुल कितनी संख्या। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए। अगर आप इंस्पेक्टर का, दरोगा का, ये सब चीज़ का तैयारी करना है तो ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। या फिर आप लॉ का तैयारी कर रहे हैं तो चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए है 356, ऑप्शन बी है 395, ऑप्शन सी है 404 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पूछा जा रहा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितना है? तो करेक्ट आंसर अगर हम देखें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 395। कुल कितने धारा हैं? तो 395 है। ठीक है, कितना धारा है? तो 395 है। आपको इसको नोट डाउन कर लेना है कि जो भारतीय संविधान है उसमें कुल धाराओं की संख्या कितना है? तो 395 है। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्य का एक संघ है? ठीक है, तो जो हमारा भारत है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि इंडिया, ठीक है, इंडिया अर्थात भारत, इस चीज़ को लेकर बीच में बहुत ज़्यादा मुद्दा चला था कि इंडिया नाम है या भारत। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर मुद्दा चला था। तो ऐसा आपको कि इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा कि हमारा जो देश का नाम है दोनों हो सकता है। ठीक है, दोनों का नाम मेंशन किया गया, इंडिया अर्थात भारत। तो यहाँ इस पर ये चीज़ पूछा जा रहा है कि राज्यों का एक संघ है, जो हमारा इंडिया है ये राज्यों का एक क्या है? यूनियन है, यूनियन ऑफ स्टेट है। ये चीज़ पूछा जा रहा है, जो इंडिया है वो क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है। तो ऐसा संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित है? तो ऑप्शन दिया गया अनुच्छेद ए, ऑप्शन बी है अनुच्छेद, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 3 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 4। तो इसमें से उस अनुच्छेद के बारे में बताना है जिसमें ये चीज़ अंकित किया गया कि इंडिया अर्थात भारत राज्य का एक संघ होगा। तो इसका सही उत्तर अनुच्छेद 1 हो जाएगा। ठीक है, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद पहला है उसमें ही जो बताया गया कि जो इंडिया अर्थात भारत जो है वो क्या है? राज्यों का संघ है, राज्यों का एक संघ है। ठीक है, अगला सवाल दिया गया 34 नंबर की, संविधान के
अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? अभी यही सवाल घुमा के पूछ लिया गया जो अभी इसके पीछे पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है परिसंघ दिया गया है, ऑप्शन बी है महासंघ, ऑप्शन सी है परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ, और ऑप्शन डी दिया गया राज्यों का संघ। तो जो चीज़ हम लोग इसके पीछे वाले क्वेश्चन में देखे थे वही चीज़ है यहाँ पे। अनुच्छेद उसके बारे में पूछ लिया गया, वहाँ पे डायरेक्ट राज्यों का संघ पूछा गया था। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि कान ही पकड़ा गया लेकिन हाथ घुमा के। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आप आसानी से कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या होगा। तो चलिए इसका सही उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में ही बताना है, हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल की अगर हम बात करें तो अगला सवाल है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान है? नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप, यहाँ पे सिटीजनशिप के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये जो नागरिकता संबंधी प्रावधान है वो भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में उल्लेख किया गया है इसका? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 1 से 5 तक, अनुच्छेद 5 से 11 तक, ऑप्शन सी अनुच्छेद 12 से 35 तक, और अनुच्छेद दिया गया 36 से 51 तक। तो अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है इसमें सिटीजनशिप को बताया गया। किसको बताया गया? सिटीजनशिप। किसको बताया गया? तो सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया है? तो नागरिकता के बारे में बताया गया है। ठीक है, किसमें? तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधित प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 में क्या बताया गया है? तो फंडामेंटल राइट। क्या बताया गया? फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार जो हमारा है। ठीक है, क्या बताया गया? तो जो भी हमारा मौलिक अधिकार है, ठीक है, जो हमारा मौलिक अधिकार है। हिंदी का राइटिंग थोड़ा मेरा ख़राब है तो मैनेज कर लीजिएगा, इतना अच्छा लिख लेंगे कि आप पढ़ पाइएगा। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया? मौलिक अधिकार बताया गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो भी अनुच्छेद दिया गया 1 से 5 तक, एक में बताया ही दिया गया कि यूनियन ऑफ स्टेट्स के बारे में भी बताया गया। ठीक है, और अनुच्छेद 36 से 51 में क्या बताया गया आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, आपके लिए HW हो गया। ठीक है, ये आपके लिए HW हो गया। तो इस तरह हम आपसे क्वेश्चन पूछते रहेंगे, इससे क्या होगा कि इंटरेक्शन बना रहेगा आपके और हमारे बीच में इंटरेक्शन बना रहेगा, जिससे आपको मज़ा आएगा, आप चीज़ें रिसर्च करेंगे और उससे आपका जो नॉलेज है और ज़्यादा इन्हेंस होगा। अगला सवाल दिया गया कि निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो उस अनुच्छेदों के बारे में पूछा जा रहा है जिसके द्वारा जो भारतीय संविधान है नागरिकों को मूल अधिकार, अभी बताया फंडामेंटल राइट के बारे में, तो उसका निश्चितता प्रदान करता है। तो ऑप्शन दिया गया अनुच्छेद 12 से 35 तक द्वारा, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 12 से 30 तक द्वारा, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 15 से 35 तक द्वारा, और ऑप्शन डी अनुच्छेद 14 से 32 तक द्वारा। अभी पिछले स्लाइड में हमने आपको उसके बारे में बताया था, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? फंडामेंटल राइट्स के बारे में, यानी कि मूल अधिकार के बारे में। तो आप आसानी से इसका उत्तर दे पाएंगे। चलिए देख लेते हैं, इसका उत्तर डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35 तक। किसके? तो अनुच्छेद 1235 तक द्वारा जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 से 35 तक द्वारा है, इसमें नागरिकों के मूल अधिकार का निश्चितता प्रदान करता है। ये क्या करता है? भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 12 से 35 तक है वो नागरिकों को मूल अधिकार का निश्चितता प्रदान करता है। अगला सवाल है कि नौकरियां तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? आप देखते होंगे कि जॉब को लेके, सरकारी जॉब को लेके आज मतलब रिजर्वेशन काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, जनरल लोग धक्के खाते के रह जाते हैं, लेकिन छोड़िए रिजर्वेशन पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ये जो भी जनरल कास्ट के लोग हैं, जो जनरल में आते हैं, उनको पता ही होगा। ठीक है, तो ये जो प्रावधान के बारे में पूछा जा रहा है कि नौकरियां तथा जो शैक्षणिक संस्थान है उसमें समाज के जो भी कमज़ोर वर्ग हैं उनके लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? ठीक है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, उसको संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये शक्ति प्रदान करता है? दिया गया ऑप्शन अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, और ऑप्शन डी अनुच्छेद 23। तो अगर आरक्षण की बात है, ठीक है, किसकी बात है? आरक्षण चाहे वो नौकरी हो जाए और या फिर एजुकेशनल डिपार्टमेंट हो जाए, वहाँ पे जो भी आरक्षण दिया जाता है जो भी कमज़ोर वर्ग के लोग हैं। तो अभी भी मतलब क्या हुआ कि एक चीज़ अच्छा हुआ कि जो भी जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको भी 10% का आरक्षण दिया गया। ठीक है, 10% का रिजर्वेशन दिया गया। अगर हम बात करें बिहार में, तो बिहार में तो बहुत ज़्यादा, अगर महिलाओं की हम बात करें, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट की, तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा आपको आरक्षण देखने को मिल जाएगा। इसलिए आज के डेट में बिहार में जाकर देखिए, कोई भी एग्जाम लड़कियाँ जल्दी से पास कर जा रही है, लेकिन लड़के धक्के खाते रह जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आरक्षण उस बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 16। ठीक है, अनुच्छेद जो 16 है, आर्टिकल 16, उसके अंतर्गत जो आरक्षण है, यानी कि आरक्षण को हम लोग क्या बोलते हैं? रिजर्वेशन।
इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है, रिजर्वेशन का उल्लेख किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो इसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 18। तो चलिए देख लेते हैं कि भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा जो अनुच्छेद है वो अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 17। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अनुच्छेद 17 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज, इससे एक क्वेश्चन पहले ही हम लोग बात किए थे, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात हो रहा है। किसके बारे में? फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये चीज़ उस टाइम क्वेश्चन में पूछा गया तो कि मतलब जो 42वां संशोधन हुआ, ठीक है, 42वां जो संशोधन हुआ संविधान का, तो उसके अंतर्गत कौन से आर्टिकल में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया, ठीक है, ये चीज़ पूछा गया था। तो यहाँ पे वही चीज़ फिर से पूछा गया लेकिन घुमा के पूछा गया। तो आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट भी पता होना चाहिए कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, उसका अलग अलग फॉर्मेट में अगर पूछा जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। अनुच्छेद दिया गया अनुच्छेद 50A, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51A, ऑप्शन सी दिया गया अनुच्छेद 49A और ऑप्शन डी दिया गया अनुच्छेद 52A। तो सही उत्तर आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हो जाएगा? 51 है, ठीक है, क्या हो जाएगा? 51 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 51A हो जाएगा, जिसमें क्या किया गया कि मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। नेक्स्ट सवाल दिया गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो भारतीय संविधान के उस अनुच्छेद के बारे में पूछा गया जिसमें जो राष्ट्रपति के पद है उनके लिए पुनः निर्वाचन यानी कि दोबारा से जो इलेक्शन है उसके योग्यताएं निर्धारित करता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 54, ऑप्शन सी अनुच्छेद 55 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 57। तो अगर हम सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 57। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 57 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 57। जो है वो क्या करता है? राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। अगला सवाल है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो भारतीय संविधान के उस अनुच्छेद के बारे में पूछा जा रहा है जिसके अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति यानी कि आप मतलब कहीं भी स्पीच दे सकते हैं, अपने एक्सप्रेशन को बता सकते हैं लोगों के बीच में, उसकी स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई, यानी कि उसकी स्वतंत्रता का अधिकार सब किसी को इस चीज़ की गारंटी की दी गई है। किसके अनुसार? ये पूछा गया। तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 21 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 22। तो हमारा फंडामेंटल राइट ही है एक तरह से, तो लेकिन उसमें किस अनुच्छेद में इस चीज़ का स्पेशली उल्लेख किया गया वो पूछा गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ठीक है। जो अनुच्छेद 19 है आर्टिकल 19, उसमें क्या बताया गया है कि जो मतलब भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी दी गई है। किसमें? तो आर्टिकल 19 में। नेक्स्ट सवाल दिया गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ठीक है, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में पूछा जा रहा है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 25, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 21A और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 19A एक, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर देखें तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, अनुच्छेद 19(1) में फ्रीडम ऑफ प्रेस यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो नेक्स्ट सवाल है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो जो बच्चे हैं उनके शोषण से संबंधित आर्टिकल के बारे में पूछा जा रहा है कि वो कौन सा अनुच्छेद है जो बच्चों के शोषण से संबंधित आर्टिकल है, ठीक है। भारतीय संविधान का जो मौलिक अधिकार होता है, देखिए हर किसी का अधिकार होता है, तो बच्चों का भी अधिकार है कि वो अपना जीवन अच्छे से जिए। देखते होंगे कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके माँ बाप मजबूरी में, ठीक है, किसी का शौक नहीं होता कि अपने बच्चों को कम उम्र में पढ़ाने के बजाय उससे काम करवाए, मजबूरी होता है कुछ लोगों को। लेकिन मतलब उनका शोषण बहुत बार ऐसा भी होता है कि शोषण किया जाता है। कुछ माँ बाप ऐसे भी होते हैं जो पैसों को लेके बच्चों को ज़बरदस्ती मार के उससे काम करवाते हैं। तो इस चीज़ को लेके मतलब हमारा संविधान भी इस चीज़ को देखा और उसके लिए नियम बनाया गया, ठीक है। तो वही अनुच्छेद पूछा जा रहा है कि जो बच्चों का शोषण है उससे संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? ऑप्शन है अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 23 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 24। तो अगर हम इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 24, ठीक है। जो बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 24 है, ठीक है। इसमें बच्चों के शोषण से संबंधित चीज़ें बताई गई है, ठीक है। किसमें? तो अनुच्छेद 24 में। नेक्स्ट सवाल दिया गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो जो भी अल्पसंख्यक है यानी कि जिसको हम लोग माइनॉरिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? माइनॉरिटी।
तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो भी माइनॉरिटी है यानी कि अल्पसंख्यक है उनके हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 29, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 14। तो अगर हम बात करें माइनॉरिटी के संरक्षण के बारे में तो इसका व्यवस्था किस आर्टिकल में किया गया? तो ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 29 में। ठीक है, अनुच्छेद 29 में आर्टिकल 29 में जो माइनॉरिटी है उनके संरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो आई होप आपको जो भी चीज़ें बताई गई होगी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। चलिए आपके से एक सवाल पूछ लेते हैं। ठीक है, जाते जाते एक सवाल पूछ लेते हैं, आर्टिकल 15। ठीक है, आर्टिकल 15 के बारे में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आर्टिकल 15 में किस चीज़ का उल्लेख किया गया। ठीक है, ये आपका HW हो गया, इसके बारे में आपको बताना है और कभी टाइम मिले, ठीक है, कभी अगर आपको थोड़ा सा देखना है, कुछ टाइम पास करना है तो ये मूवी भी देख लीजिएगा। ठीक है, ये मूवी है आर्टिकल 15, एक मूवी है, मूवी ये जरूर देखिएगा, इसमें आपको आर्टिकल 15 के बारे में अच्छे से नॉलेज मिल जाएगा। तो इसके बारे में आपको अभी HW में बताना है कमेंट सेक्शन में करके, और मूवी जब भी आपको समय मिले खाली टाइम तो ये जरूर देखिएगा। ठीक है, आर्टिकल 15। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।